समय की धूल को झाड़िए और कल्पना कीजिए उस दौर की जब अरावली की पहाड़ियां गवाह थी वीरता की। राजस्थान की वो पावन माटी जहाँ की हवाओं में आज भी घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों की खनक महसूस होती है। ये कहानी केवल एक राजा और रानी की नहीं है, ये कहानी है उस मर्यादा की जो मृत्यु से भी ऊपर थी। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा किला जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि पूर्वजों के स्वाभिमान की बनी थी। दूर 7 समंदर पार सिंघल द्वीप में एक राजकुमारी का जन्म हुआ, पद्मावती। उनकी सुंदरता की चर्चा ऐसी थी जैसे पूनम का चांद धरती पर उतर आया हो। लेकिन उनकी असली शक्ति उनका रूप नहीं, उनकी बुद्धि थी। वे शास्त्रों में निपुण थीं और युद्ध कला में भी माहिर। दूसरी ओर मेवाड़ के अधिपति रावल रतन सिंह एक न्यायप्रिय कला प्रेमी और परम वीर योद्धा। नियति ने इन दोनों को मिलाया। जब रतन सिंह ने सिंघल की धरती पर कदम रखा तो वो केवल एक विवाह का प्रस्ताव नहीं था, वो 2 महान संस्कृतियों का मिलन था। रतन सिंह उन्हें ब्याह कर चित्तौड़ लाए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। पद्मावती अब रानी पद्मिनी बन चुकी थीं। उनके आने से चित्तौड़ की आभा और बढ़ गई। हर उजाले के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। चित्तौड़ के राज दरबार में राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक और संगीतकार था। वो विद्वान तो था पर उसका मन काला था। जब उसकी अनैतिक गतिविधियों के कारण राजा रतन सिंह ने उसे अपमानित कर राज्य से निर्वासित किया तो उसने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए प्रतिज्ञा की, मैं चित्तौड़ की नींव हिला दूंगा। राघव चेतन दिल्ली पहुंचा। वहां शासन था अलाउद्दीन खिलजी का, एक ऐसा सुल्तान जिसके लिए जीत ही सब कुछ थी। राघव ने खिलजी के कान भरे। उसने रानी पद्मावती के सौंदर्य का ऐसा मायावी वर्णन किया कि खिलजी की वासना और उसका अहंकार जाग उठा। खिलजी ने सोचा, जो सबसे सुंदर है उस पर हक केवल सुल्तान का होना चाहिए। खिलजी अपनी टिड्डी दल जैसी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की दीवारों के नीचे आ खड़ा हुआ। हफ्तों बीत गए, महीनों बीत गए, पर चित्तौड़ का किला अभेद्य था। खिलजी समझ गया कि इसे लड़कर जीतना नामुमकिन है। उसने मित्रता का पासा फेंका। उसने प्रस्ताव भेजा कि वो केवल रानी की एक झलक देखना चाहता है। मर्यादा के कारण ये असंभव था, लेकिन रक्तपात रोकने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया, दर्पण में प्रतिबिंब। जब खिलजी ने दर्पण में रानी की एक झलक देखी तो वो सुध बुध खो बैठा। लौटते समय शिष्टाचार का लाभ उठाकर उसने धोखे से निहत्थे राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और शर्त रखी, राजा के बदले रानी। चित्तौड़ में सन्नाटा छा गया, लेकिन रानी पद्मावती ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिखाया कि एक स्त्री केवल कोमल नहीं बल्कि रणचंडी भी हो सकती है। उन्होंने खिलजी को संदेश भेजा कि वो आने को तैयार हैं, पर अपनी 700 दासियों के साथ। पालकियां निकली। खिलजी खुश था कि वो जीत गया, लेकिन उन पालकियों में दासियां नहीं बल्कि मेवाड़ के सबसे वीर सैनिक छिपे थे, जिनका नेतृत्व गोरा और बादल कर रहे थे। खिलजी के शिविर के भीतर कोहराम मच गया। रानी की इस चतुराई ने राजा रतन सिंह को मुक्त करा लिया। गोरा और बादल ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, पर अपने राजा को सुरक्षित किले में पहुंचा दिया। अपमानित खिलजी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। युद्ध भयानक था। राजपूतों की संख्या कम होने लगी। जब यह स्पष्ट हो गया कि अब केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, गुलामी या बलिदान, तब वो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। आकाश में सूरज ढल रहा था और किले के भीतर जौहर की ज्वाला धधक उठी। रानी पद्मावती ने हजारों स्त्रियों के साथ अग्निकुंड की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने रेशमी वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार किया, पर श्रृंगार मृत्यु के लिए नहीं बल्कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए था। दूसरी ओर पुरुषों ने केसरिया बाना पहना और किले के द्वार खोल दिए। चीखें नहीं थीं, केवल मंत्रोच्चार था। जब खिलजी ने किले में प्रवेश किया तो वहां केवल राख थी और वीरों के शव। उसे कुछ नहीं मिला, न रानी, न खजाना, न चित्तौड़ का स्वाभिमान। इतिहास गवाह है, अलाउद्दीन खिलजी जीतकर भी हार गया और रानी पद्मावती जलकर भी अमर हो गई। चित्तौड़ की वो राख आज भी चीख चीख कर कहती है कि सम्मान की रक्षा के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष है।